जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक का आज दूसरा दिन है और जमीयत कॉन्फ्रेंस में कॉमन सिविल कोड पर प्रस्ताव पास हो गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। कॉमन सिविल कोड को बर्दाश्त नहीं करने की भी बात कही गई है और मजहबी कानून में बदलाव मंजूर नहीं करने की बात कही गई है। इसके अलावे ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह का भी प्रस्ताव रखा गया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह पर भी प्रस्ताव रखा गया है। इस सम्मेलन में मौलाना महमूद मदनी ने आरोप लगाया कि प्राचीन इबादतगाहों पर बार बार विवाद खड़ा करके देश की अमन शांति को खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे विवादों से देश की अमन शांति और गरिमा और अखंडता को नुकसान पहुंचता है। जमीयत उलेमाए हिंद का जो अधिवेशन चल रहा है उसका आज दूसरा दिन कई प्रस्ताव पास हुए हैं। उसमें बहुत साफ कहा गया है कि मजहबी कानून जो हैं उससे कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आरोप लगाया गया कि उससे छेड़छाड़ का प्रयास किया जा रहा है। जो पुरानी इबादत गाहें हैं उनको लेकर बार बार माहौल खराब किया जा रहा है, ये आरोप लगे। ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह पर भी प्रस्ताव रखा गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड की बातें बहुत चल रही हैं। इसके ऊपर तजवीज़ आई है भी, तो तजवीज़ काफ़ी मेहनत से, काफ़ी बहस व तमहीज़ के बाद बनाई गई है। चाहे ज्ञानवापी वाली मस्जिद तजवीज़ हो या वो तजवीज़ हो, बल्कि जितनी तजवीज़ें हैं महीनों की मशक्क़त के बाद तैयार हुई हैं। हफ्ते और दिन तो लगे ही लगे हैं आखिर के। तो इस तजवीज़ से मुताल्लिक़, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज़ से मुताल्लिक़ ये कहना चाहता हूँ, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि भीड़ तंत्र, सड़क तंत्र और गालियां देने से कोई हारे या ना हारे, देश के हारने का खतरा जरूर पैदा हो जाएगा। उन्होंने नेताओं को नसीहत दी कि मिलकर हालात को बदलना होगा और एकजुट होकर राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए कुर्बानी देनी होगी। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत के हमारे संवाददाता सनु शर्मा ने। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब हमारे साथ हैं। 2 दिन का अधिवेशन हुआ। कल उनकी आंखों से आंसू छलक आए थे और आज उनके दिल में इसी बात का दर्द कहीं ना कहीं नजर आया कि लोग कहते हैं कि इस मुल्क से कहीं चले जाइए, लेकिन उन्होंने सीधे कहा ये मुल्क हमारा है, हम कहीं नहीं जाएंगे। खास बातचीत कर लेते हैं महमूद मदनी साहब से। मदनी साहब, कल भी हमने देखा कि आपकी आंखों से आंसू छलक आए थे और आज भी इस बात का दर्द नजर आया कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाइए। ये तो एक पूरा सिलसिला है, एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। तो हालात को बदलना है हमें मिलकर के, और उस बदलाव के लिए ज़रूरी है कि हम सब लोग इकट्ठे हो के मुल्क बचाने के लिए, मुल्क को की जो राष्ट्र की जो सुरक्षा है, एकता है, अखंडता है, उसको बना के रखने के लिए हम लोगों को कुर्बानी देनी होगी। और वो कुर्बानी सबसे बड़ी यही है कि आदमी संयम रखना सीखे और शांति के साथ जो डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं, जिन चीज़ों में इख्तलाफ हो सकता है और है, उसको उन तरीक़ों से निपटाया जाए जिससे मुहज़्ज़ब समाज जिस तरीक़े से निपटाए। अगर सड़क तंत्र होने लगेगा, भीड़ तंत्र होने लगेगा, गालियाँ दी जाने लगेगी, नफ़रत का सबक होगा, तो इससे हो सकता है कि कोई हारे न हारे, लेकिन देश के हारने का ख़तरा ज़रूर है। तो हमें तो उस ख़तरे की चिंता है, उसके ऊपर बात। आपने एक बात कही थी अभी कि हिंदी की बात कही गई तो मैं हिंदी में बोलूँगा, और आपने कहा कि अगर वतन के लिए मेरी जान चली जाएगी तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। हमारे लिए उससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है कि देश के काम आ जाए।
लगता है आपको कि चीज़ें जिस तरीके से कहा गया कि हिंदी और उर्दू बहनें हैं और हिंदू मुस्लिमों ने देश की आज़ादी से पहले जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने तो उल्टी हवाओं में रुख किया, तो आपको लगता है जो ये एकता की बात यहाँ सद्भावना की बात की गई है, चीज़ें बदलेंगी जिस तरीके का माहौल आप बता रहे हैं? ज़रूर बदलेंगी। समय समय की बात है, कुछ देर सवेर हो सकती है लेकिन बदलेगी ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए महमूद मदनी साहब हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि देर सवेर की बात ज़रूर है लेकिन चीज़ें ज़रूर बदलेंगी, ऐसा उनको यकीन है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, देवबंद। कई महत्वपूर्ण बातें कहीं, अपने विचार व्यक्त किए एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिवली अभी जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने। और ये जो सम्मेलन चल रहा है जमीयत का, इस पर शिवपाल यादव ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने लोगों को नसीहत दी कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अब देखिए कोर्ट को तो अभी तो देखिए कोर्ट की बात तो सबको माननी है, सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी है, लेकिन अपनी अपनी राय तो रखेंगे, अपनी अपनी राय सभी रखेंगे। और देखिए सभी को अधिकार भी है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी अपनी। बड़ी खबर बरेली से मिल रही है। धर्म परिवर्तन की सूचना पर पुलिस ने रेड की है, छापा मारा है। धर्म परिवर्तन के लिए काफी लोगों के जुटने की खबर मिली थी और कार्यक्रम स्थल पर बहुत बड़ी संख्या में लोग दिखाई दिए। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों के पहुंचने पर हंगामा हो गया वहां पर। बिधरी चैनपुर थाना इलाके के बिजपुरी गांव का मामला है। बरेली से बड़ी खबर, पुलिस ने रेड की है। धर्म परिवर्तन की खबरों के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे और उसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने छापा मारा है। अनूप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं बरेली से फोन लाइन पर। अनूप, और जानकारी दें। देखिए आपको बताऊं, ये बिजली चैनपुर का बिजपुरी गांव है, जहां पर हिंदू संगठनों को जब जानकारी हुई कि ईसाई मिशनरीज के लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में लोगों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं और ये लोग ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं। वहाँ बड़ी संख्या में उन सब लोगों को इकट्ठा किया गया था और ईसाई धर्म के बारे में उनको बताया जा रहा था, उसके अच्छाई के बारे में बताया जा रहा था और उनको लालच दिया जा रहा था। जैसे ही हिंदू संगठन के लोग पुलिस के साथ में मौके पे पहुंचे तो वहाँ पर हड़कंप मच गया, क्योंकि भारी संख्या में तमाम ऐसे लोग थे जिनको धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। जिसके बाद हिंदू संगठनों ने वहाँ पर हंगामा किया, पुलिस पहुंची और पुलिस ने उन लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं, सभी के नाम दर्ज किए गए हैं। बिजली चैनपुर के जो इंस्पेक्टर हैं उनका कहना है कि आप लोगों ने किसकी इजाजत से यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी करी थी और धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे आप लोग, क्या इसके लिए कोई परमिशन ली गई थी? तो ये तमाम चीजें हैं, पुलिस की जांच का पहलू है और पुलिस इन सब पर जांच कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की जो गतिविधियां है वो बरेली के कई जगहों पर देखने को मिली है। ये महत्वपूर्ण बात आपने एक और कही अनूप की, ऐसी और भी कई घटनाएं देखने को मिली है बरेली में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आजम खान की बात करते हैं। उनकी तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजम खान को देर रात सरगंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां पर उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। सीने में दर्द की शिकायत और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद, कमजोरी के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था कल देर रात। अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, बेहतर बताई जा रही है। सरगंगाराम अस्पताल दिल्ली का अस्पताल। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की जिस तरीके से स्वास्थ्य खराब हुआ उसके बाद उनको दिल्ली के सरगंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस वक्त मैं दिल्ली के सरगंगाराम हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद हूं। अगर बात करें तो आज सुबह ही 3 बजे आजम खान को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उनके पुत्र और विधायक अब्दुल्ला आजम खान को लेकर के सरगंगाराम हॉस्पिटल पहुंचे और यहीं पर उनको एडमिट कराया गया। अगर अभी उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, यानी कि जब आज सुबह उनको लाया गया था उनको जिस तरीके से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और अन्य समस्याएं हो रही थी उनमें फिलहाल अभी राहत है, लेकिन डॉक्टर एहतियात के तौर पर उनकी तमाम सारी जांचें कर रहे हैं और अभी भी उनकी कई सारी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। तो आजम खान का जो स्वास्थ्य सुबह गड़बड़ हुआ था उससे फिलहाल उनको राहत तो मिली, लेकिन अभी पूरी तरीके से वो ठीक नहीं हुए हैं, इसीलिए दिल्ली के सरगंगाराम हॉस्पिटल में अभी भी वो यहाँ पे एडमिट हैं। उनके साथ अगर बात करें तो उनके तमाम सारे सहयोगी स्टाफ हैं और उनके पुत्र और विधायक अब्दुल्ला आजम भी यहीं पर मौजूद है और लगातार आजम खान के ऊपर डॉक्टरों की देखरेख जारी है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उन पर निगरानी रखे हुए है और आजम खान के तमाम सारे जो स्वास्थ्य पैरामीटर्स हैं उनको चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बात करें तो आजम खान पिछले कई महीनों से जेल में थे और जेल में रहने के दौरान भी उनकी तबीयत खराब हुई।
हुई थी, जिसके बाद अगर बात करें तो लखनऊ में भी उनका लंबा इलाज चला था। उसके बाद अभी पिछले हफ्ते ही उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है, जिसके बाद वो जेल से बाहर आए हैं। और जेल से बाहर आने के बाद अगर बात करें तो उनकी तबीयत आज सुबह अचानक से फिर एक बार खराब हुई, जिसके बाद उनको दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। फिलहाल उनके जो स्वास्थ्य है वो चिंताजनक नहीं है। यहाँ पे जो तमाम तरह डॉक्टर हैं उन पे लगातार निगरानी रखे हुए हैं। उनकी जो तबीयत है आज सुबह जब आए थे उससे थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी तमाम सारी रिपोर्ट्स आना बाकी है। अभी अगर बात करें तो सर गंगाराम हॉस्पिटल ने अपनी ओर से कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया है, लेकिन जैसे ही तमाम सारी रिपोर्ट्स आती है, तमाम सारी उनके जो जांच के पैरामीटर्स हैं, जो तमाम सारी जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं या फिर अन्य रिपोर्ट्स हैं, वो जैसे ही आती है उसके बाद तमाम सारे जो उनके सहयोगी स्टाफ है या फिर चाहे गंगाराम हॉस्पिटल है अपनी ओर से उनके स्वास्थ्य की जानकारी देने की कोशिश करेगा। कृष्ण विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आजम खान की तबीयत खराब होने पर कहा कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और अभी वो दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। आजम खान की तबीयत कल रात में खराब हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? अब उनकी तबीयत तो खराब है, चलिए रही है, अब इलाज के लिए गए हैं। अब हम तो यही कहेंगे जल्दी स्वस्थ हो जाएं। इधर आजमगढ़ में मुबारकपुर में अरबी यूनिवर्सिटी के लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। इससे हड़कंप मच गया। यूनिवर्सिटी के हजारों छात्र बाल्टी लेकर आग बुझाने में जुट गए और जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचता तब तक करीब लाखों की लकड़ियां जलकर राख हो गई। अरबी यूनिवर्सिटी जमीयतुल अशरफिया मुबारकपुर के डाइनिंग हॉल के बगल में लकड़ियां रखी हुई हैं। लॉकडाउन के 2 साल के दौरान इकट्ठा की हुई लकड़ियां पड़ी हुई थी और लॉकडाउन के दौरान यूनिवर्सिटी बंद होने से उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया था। लकड़ी के गोदाम में लगी इतनी भीषण आग थी कि इसकी लपटें दूर से ही दिखाई दी और जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचता तब तक करीब 10 लाख की लकड़ियां जलकर स्वाहा हो गई। तस्वीरें देखिए आप, आजमगढ़ में लपटों का कहर, भीषण अग्निकांड अरबी यूनिवर्सिटी के लकड़ी के गोदाम में लगी आग के बाद से। जब तक फायर ब्रिगेड को भनक लगती वो पहुंचता तब तक लाखों की लकड़ियां जलकर। जो राजनीतिक गलियारों से हमारे पास है, रामपुर लोकसभा का उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ेगी। जी हां, पदाधिकारियों की बैठक में मायावती ने बड़ा फैसला किया है। 2 महीने में 75,000 नए सदस्य जोड़ने का भी लक्ष्य दिया गया है प्रदेश के पदाधिकारियों को और यूपी के सभी जिलों में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। मायावती ने लखनऊ में पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और उसमें ये ऐलान कर दिया गया है कि रामपुर का लोकसभा उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ेगी। 75,000 नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा इस बीच में 2 महीने के भीतर। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं जिन्होंने इस खबर पर नजर रखी हुई है। बताइए विवेक, आपको क्या सूचना मिल रही है? राजन, देखिए, चुनाव हारने के बाद विधानसभा चुनाव में बसपा की जो स्थिति हुई है, सिर्फ 1 सीट निकाल सकी है बसपा। तो ऐसे में ये दूसरी बैठक थी। पहली बैठक में जो समीक्षा थी, मंथन था, वो किया गया। आज दूसरी बैठक में टारगेट तय किए गए हैं कि अगला जो निकाय चुनाव है दिसंबर में, उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश में निकाय चुनाव होगा, उसको लेकर रणनीति बनाई गई है। इसके अलावा उपचुनाव को लेकर आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव होना है। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को प्रत्याशी घोषित किया गया है। जो ये कहा जा रहा है कि जो बहुत धनी प्रत्याशी हैं, धनी कैंडिडेट है, सबसे धनी उनको विधायक माना जाता था जब वो विधायक थे। तो ऐसे में उनका नाम तो तय, लेकिन रामपुर से कोई भी प्रत्याशी नहीं लड़ाने के पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। आजम खान का भी फैक्टर बताया जा रहा है। इस पर मायावती ने मना कर दिया है कि वहां से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। वहां से क्या रणनीति है, चूंकि बसपा के जो सोर्सेज हैं वो खामोश हैं। इस बारे में संगठन की बात कर रहे हैं कि संगठन जो तय करेगा। सारा जो ठीकरा है संगठन पर छोड़ दिया है कि आखिर क्यों रामपुर से प्रत्याशी नहीं उतारा गया। लेकिन जो आज बैठक में मुख्य मुद्दे हैं उनको लेकर जो चर्चा हुई है वो संगठन की मजबूती के लिए अगले 2 महीने में 75,000 कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें 50,000 बेस वोटर होंगे, जो बसपा के बेस वोटर जो खिसक के दूर जा चुके हैं। कोई भाजपा में चला गया है, कुछ सपा में चले गए हैं, कुछ छोटा सा एक हिस्सा कांग्रेस में गया है। तो ये माना जा रहा है कि बसपा अपने बेस वोटर को लेकर बहुत सतर्क हो गई है। निकाय चुनाव में यही बेस वोटर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसको लेकर रणनीति तय की गई है कि 50,000 बेस वोटर होंगे और बाकी 25,000 जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम अन्य लोगों को जोड़े जाएंगे। समाज के विभिन्न अलग अलग वर्गों से लोगों को जोड़ा जाएगा। तो संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की बहुत खड़ी करनी है। किस तरह से निकाय चुनाव में क्या ध्यान रहेगा उस पर जो नाम है वो मांगे गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र के वार्ड के मजबूत लोगों के नाम। जो आजमगढ़ के उपचुनाव के बारे में एक बार जानकारी दें विवेक।
जी, आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को प्रत्याशी घोषित किया है बहुजन समाज पार्टी ने, और गुड्डू जमाली वहां से चुनाव लड़ेंगे। उनके लिए पूरी रणनीति बिछा दी गई है, तय कर ली गई है। उनके लिए एक टीम भी, हालांकि टीम की भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वहां पर जाके जो बेस तैयार करेगी बसपा के जो महारथी हैं, उनकी एक टीम जाएगी गुड्डू जमाली के पक्ष में, जो प्रचार करेगी। वो सारी रणनीति आज तय हुई है। बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ चीजें अभी क्षण के बहुत जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बाहर आ गई है, लेकिन कुछ चीजें अभी और बाहर आएंगी कि कौन कौन लोग हिस्सा होंगे, कब से टीम जाएगी, ये सारी बातें तय होनी है। आप नजर बना के रखिए विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी जानकारी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ। भाजपा ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को 7 बिंदुओं में बांट दिया है। इनमें संस्कृति और पर्यटन, संस्कृति, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्त बनाना और कानून व्यवस्था में सुधार का मुद्दा शामिल है। साथ साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम, गरीब कल्याण योजना और प्रदेश में तीव्र ढांचागत विकास पर भी चर्चा हुई है। तस्वीरें आज इस कार्यक्रम की, प्रदेश कार्य समिति की, आप देखिए। अभी जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, अब मंत्री भी हैं, स्वतंत्र देव सिंह, उनका सम्मान किया गया, आप देखिए। और ये देखिए दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, जल शक्ति मंत्री भी हैं, कैसे इन्होंने हिस्सा लिया इस बैठक में। और 7 बिंदुओं में बांटा गया, जैसा कि हमने आपको बताया। 7 राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए। भाजपा की उपलब्धियों को 7 बिंदुओं में बांटा गया है। 7 राजनीतिक प्रस्ताव आज की बैठक में पास हुए। तो ये बड़ी बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की। और इसी बीच में एक बड़ी खबर, संत कबीर नगर पहुंच गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कबीर परिनिर्माण स्थली का उन्होंने जायजा लिया है और राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों का भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। 5 जून को मगहर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और विकास कार्यों का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है। कबीर परिनिर्माण स्थली मगहर में उसका जायजा लिया है मुख्यमंत्री ने। राष्ट्रपति के आगमन के पहले जो तैयारियां वहां पर हैं उसको उन्होंने खुद देखा, समझा है। क्योंकि 5 जून को मगहर आएंगे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उसके पहले मुख्यमंत्री खुद सक्रिय, उनके आने के पहले चीजें और व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त हों इस पर खुद उनकी निगाह मगहर पहुंचे हैं, संत कबीर नगर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और 3 तस्वीरों में आप देख लीजिए उनके दौरे की हाईलाइट्स अभी तक की। कबीर परिनिर्माण स्थल जाकर उन्होंने जायजा लिया और ये देखिए आप विकास कार्यों को भी देखा। संत कबीर नगर दौरे पर पहुंच गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम पहले से तय था, संत कबीर नगर पहुंचे हैं और उसके बाद कबीर परिनिर्माण स्थल पर भी जाकर उन्होंने अपना सम्मान व्यक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते। किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज पुण्यतिथि है। आज इस मौके पर सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने विधानसभा में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। 2 तस्वीरें, सीएम योगी ने भी श्रद्धांजलि दी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी उन्हें नमन किया, आपकी श्रद्धांजलि दी। आज उनकी पुण्यतिथि है। तो अखिलेश यादव ने चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उनके रास्ते पर चलने की बात कही और वहीं भाजपा सरकार पर हमला भी बोला। किसानों के सबसे बड़े नेता रहे और आज़ादी के बाद किसानों के हक और सम्मान के लिए अगर किसी ने संघर्ष किया था तो चौधरी चरण सिंह जी ने किया। उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके ही किसान खुशहाल हो सकता है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया कि देश की खुशहाली गांव से है, खलिहानों से है, और जब तक किसान तरक्की नहीं करेगा तब तक समाज और देश तरक्की नहीं कर सकता। और आज जब हम पीछे मुड़ कर के देखते हैं तो जिस तरह की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने किसानों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है, सपनों को तोड़ दिया है। और जिस रास्ते पर आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ले जा रही है, किसान बर्बादी की ओर चला जाएगा। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 3 काले कानून लाने का काम किया और उस संघर्ष में उनको वापस कराने में बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की और जान चली गई। लेकिन इस सरकार ने परवाह नहीं की।
और यहाँ तक उत्तर प्रदेश में किसानों ने देखा कि किस तरीके से थार किसानों पे चढ़ा दी गई। अभी भी उन किसानों को न्याय नहीं मिला है। इसलिए आज के दिन जब हम चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, तब ये भी संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलेगी।